लिमिटेड। एज अ सिंपल एग्जांपल हम ये देते हैं कि सपोज एक बिजनेस है जो एक साल में 100 मशीन्स बेचता है, जिसकी कॉस्ट लेट से 75 करोड़ थी और उसने 100 करोड़ में बेचा, 25 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो उसके बाद उसने अगर वो 25 करोड़ निकाल लिया बिजनेस में से, खर्च दिया, तो फिर भी वो बिजनेस चलेगा। बट अगर उसमें से उसने से 15 करोड़ वापस डाला बिजनेस में, तो उसने ज़्यादा मशीन्स खरीदी और अगले साल उसने एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा मुनाफा किया। तो ये साइकिल अगर चलती रहेगी तो ओवर 5, 10, 15, 20 ईयर्स द बिजनेस की जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपाउंड होते हैं। अब हम आते हैं SIP के ऊपर। आपने शुरू करना है, जो बिगिनर्स हैं, मेरा उसमें सजेशन ये रहेगा कि आप हाइब्रिड फंड्स चूज़ कीजिए या आप डाइवर्सिफाइड फंड्स जो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप हैं। जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने वॉलेटिलिटी देखी है और जिसे कहते हैं ना कि दे कैन बियर द वॉलेटिलिटी फॉर द लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग, तो उसमें स्मॉल कैप मिड कैप में भी SIP करना चाहिए। अभी कुछ ऐसे, और सबसे पहली चीज़ है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो एक कोर पोर्टफोलियो होता है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो है। बट कई बार जो थोड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई टैक्टिकली मुझे एक ओवरवेट करना है किसी सेक्टर को। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ समबडी थिंक्स कि भाई मेरे को BFSI सेगमेंट में अपने को टैक्टिकली ओवरवेट करना है, तो मैं एक बैंकिंग फंड या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लूँगा। तो ये हमें याद रखना है कि हमें थीमेटिक फंड्स हैव टू बी टैक्टिकल एलोकेशन, नॉट कोर एलोकेशन। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था लॉन्ग टर्म 3-5 ईयर्स है, मतलब उसके लिए, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ और। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म, अगर आज मैं स्टार्ट करता तो आई वुड हैव थॉट ऑफ लॉन्ग टर्म एज 25-30 ईयर्स ऑफ सेविंग। तो आई डू से, बट आई एम सेइंग कि दैट पर्सपेक्टिव changes the way you will look at asset allocation, saving and investing. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर मोहित भाटिया, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। मिस्टर मोहित brings with him over 26 years of professional experience in mutual funds and financial services industry, with a strong performance track record and achievement of significant results in areas of sales and distribution, team building, marketing and branding, building of digital ecosystem, mutual fund industry focused project work, process and quality enhancements, and business planning. Mr. Mohit is a BE Mechanical Engineering and an MBA from Management Development Institute, Gurgaon. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ for the very first time we have Mr. Mohit Bhatia, who is the CEO of Bank of India Mutual Fund. Mohit, thank you so much for joining us today and giving us your time. Yeah, thanks Namrata. Thank you so much for inviting me here. Thanks to you and the Grow Group for having me here for this conversation. Sure, thank you so much. तो guys, आज जो हमारा टॉपिक है is very very interesting, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की जो हमारी थीम है that's around how to make your first 1 crore from mutual funds. I do believe कि जब हम अपना एक पहला करोड़ बना लेते हैं तो शायद we get more confidence to invest. तो आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप अपना फर्स्ट 1 crore कैसे बना सकते हैं. ओके, एंड वी हैव ऑफ कोर्स Mohit to give us all the wonderful answers. तो Mohit, जो मेरा पहला सवाल है आपके लिए, that's really around the economy, because obviously अगर हमें म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना 1 करोड़ बनाना है, पहला 1 करोड़, तो equity markets are going to play a big role. And I just want to understand from your perspective कि अगर हम देखें तो फेब, अप्रैल और जून 2025 में जो है RBI ने रेपो रेट कट्स किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है, कंसिडरिंग वी सी सो मच कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज हैपनिंग अराउंड, बी इट रशिया यूक्रेन, बी इट इजराइल एंड ईरान. सो डू यू थिंक कि ये जो इतनी सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जिनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा या फिर वी विल स्टिल सी द इकोनॉमी मूविंग फॉरवर्ड? Yes, Namrata. So, like I said, very interesting move by RBI. I think I would say very very positive जो था मार्केट्स के लिए, इक्विटी डेट मार्केट्स के लिए. और आई थिंक क्लियरली इसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि RBI इज कॉन्फिडेंट इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल. सो एंड आई थिंक इट्स बीन अ फैंटास्टिक जॉब done by RBI in terms of ensuring कि both WPI, CPI are
वेल इन कंट्रोल। और इसी वजह से अभी जो फोकस है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो रिसेंट आरबीआई पॉलिसी जो अपडेट्स थे उससे ये लगता है कि अब फोकस इज ऑन बिल्डिंग अप ग्रोथ, रिवाइवल और अगेन किक स्टार्टिंग द इकोनॉमी। तो एक उसको ट्रेजेक्ट्री पे जो चल रही थी उसको हमें स्पीड अप करना है, और इसी वजह से जो आरबीआई का ये मूव था जिसमें रेपो रेट कट हुआ 0.5% और सीआरआर कट भी हुआ, तो इससे दोनों से लिक्विडिटी भी बढ़ी और देयर इज एन इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्री टू बोरो, तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ना चाहिए इससे। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन भी, और वेरियस सेक्टर्स हैं जैसे हाउसिंग में लोग अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होता है तो दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू लुक फॉर बोरिंग फॉर बाइंग देयर हाउस। तो एक तरह से इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है ये, और अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स और कंपनीज अच्छा करती हैं बिकॉज कंजम्पशन बढ़ती है। सो इट इज़ क्वाइट रेलेवेंट। बट यस, एक जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इतनी टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और इंडिया बीइंग एन इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, इन्फ्लेशन इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। बट ये एक काफ़ी सोच समझ के आरबीआई ने डिसीजन लिया है, और क्योंकि आरबीआई हैज़ बीन वॉचिंग दिस इन्फ्लेशन मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं देखे डिस्टर्बेंसेस जियोपॉलिटिकली। सो मुझे लगता है कि इसके बावजूद इंडिया टुडे जो है इज़ मच बेटर प्लेस्ड गिवन इट्स पोजीशन एज एन ओवरऑल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू मेंटेन इट्स रिलेशनशिप। आई थिंक दैट हैज़ बीन डन इन अ फैंटास्टिक मैनर। तो ये सब चीज़ें पॉइंट करती हैं कि बहुत अगर चेंजेस आती हैं, सिचुएशन ख़राब होती है, तो उससे ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पर रिलेटिव बेसिस पे मुझे लगता है इंडिया इज मच बेटर प्लेस्ड, और ये मच नीडेड रेपो रेट कट था। इसकी वजह से इससे रिलेटेड ये है कि जब रेपो रेट कट होगा तभी बैंक्स जो हैं अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकेंगे, जिससे कि लोग और कंपनीज बोरो करेंगी। और इसका एक डायरेक्ट रिलेशन इस तरह से भी है कि जो भी इंटरेस्ट सेविंग होगी, एक मेजर कॉस्ट होती है काफ़ी कंपनीज के लिए, स्पेशली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को एक बड़ा देश बनाना है इन टर्म्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो ऑल दिस कम्स इन वेरी हैंडी। एंड जैसे मैं कह रहा था, ऑल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें इंटरेस्ट कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट बियरिंग रखती है, और अगर इसमें सेविंग होती है इट विल ट्रांसलेट डायरेक्टली ईदर इनटू रेजिंग मोर कैपेसिटी और ट्रांसलेटिंग इनटू मोर प्रॉफिट्स। तो किसी भी तरह से जो है इसमें इक्विटी मार्केट्स को और इक्विटी इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा होने की आशा होती है। सो टू मी इट्स अ मेजर्ड डिसीजन, वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड यस इट्स आई वुड से अ ग्रेट पॉजिटिव सरप्राइज कि आरबीआई ने एक तरह से फ्रंट लोड कर दिया है इंटरेस्ट रेट कट्स, एंड नाउ बेसिकली बस या हमें, जैसे आपने बोला, एक जो चैलेंज वो ये रहेगा कि हमें देखना है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है ग्लोबली डिस्टर्ब और ज़्यादा एग्रेवेट ना हो, और इससे ऑयल प्राइसेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। और दूसरा जो है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस होती हैं उनको ट्रांसलेट होने में इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द रियल इकोनॉमी। सो विद द टाइम वी आर वेरी पॉजिटिव कि इसका इम्पैक्ट अच्छा ही होने वाला है। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल, बिकॉज अगर हम देखें कि अगर इकोनॉमी पे अच्छा इम्पैक्ट होगा तो इक्विटी मार्केट्स पे अच्छा इम्पैक्ट होगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू बेटर रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। होपफुली सो यस यस। मोहित जी, अगर हम देखें तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स में एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो हम चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स हमें दे, इज कंपाउंडिंग, राइट? और ये हम काफ़ी बात भी करते हैं व्हेन वी टॉक टू इन्वेस्टर्स की अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे भी बहुत सारे निवेशक होते हैं जिनको लगता है कि एक्विटीज में आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, प्रॉबेबली बिकॉज वो शायद उतना लंबे समय तक नहीं रहते हैं फॉर देम टू सी द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को ये बता सकते हैं कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है फॉर यू टू मेक योर फर्स्ट ग्रोथ थ्रू म्यूचुअल फंड्स? क्या कंपाउंडिंग इज अ ड्राइवर, या फिर कंपाउंडिंग कुछ ज्यादा नहीं करता है? सो गिव अस योर व्यू ऑन कंपाउंडिंग। सो नम्रता, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। और टिपिकली जैसे मैं एक बड़े वेल नोन इन्वेस्टर हैं जो हम लोग सब जानते हैं, लोग फॉलो करते हैं, मिस्टर वॉरेन बफेट। तो उनका जो ये उनकी अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ वेल्थ क्रिएशन तो देखेंगे कि उनकी मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर द एज ऑफ 50, राइट? तो कब से इन्वेस्ट कर रहे थे, बट रियल वेल्थ क्रिएशन हैपेंड आफ्टर द एज ऑफ 50। सो विच इज़ टेल्स यू कि भाई अगर वो इतनी देर तक इन्वेस्टेड रहे तो उसके बाद उसका बेनिफिट कितना बड़ा हुआ, मतलब ऑन
कितने लार्ज स्केल पे, और उसमें वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि कंपाउंडिंग हैज प्लेड अ बिग रोल। एंड यू नो आई वुड ऑल्सो लाइक टू कोट, एक अच्छा उन्होंने जो कोट सबको दिया है कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी, राइट। तो इसका मतलब जो हम लोग सब गैदर करते हैं उससे ये है कि जो द मैथमेटिक्स अराउंड इट इज सिंपल, कि आपको कितना सेव करना है, यू नो कहाँ पे करना है, वो भी आपको पता चल जाता है। आजकल इतने सारे टूल्स हैं आपके ग्रो के ऐप पे, मतलब आई वुड अर्ज पीपल टू लुक एट इट, इतने कैलकुलेटर्स हैं। तो दैट इज द सिंपल पार्ट। द डिफिकल्ट पार्ट इज कीपिंग द डिसिप्लिन, राइट। तो अगर आप लंबा इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा। इन सिंपल टर्म्स, कंपाउंडिंग इज नथिंग बट अर्निंग द रिटर्न्स ऑन योर रिटर्न्स। तो इफ़ यू वर टू विजुलाइज इट, अगर आप देखिए एक स्नोबॉल होता है, तो जैसे आइस में एक छोटा स्नोबॉल अगर रोल करते हुए स्पीड पे आगे बढ़ता जाता है तो वो बहुत बड़ा होता जाता है, जिसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, राइट। तो इसी तरह से कंपाउंडिंग वर्क्स, और कंपाउंडिंग वर्क्स इन इक्विटी ब्यूटिफुली, बिकॉज क्या होता है कि आज की डेट में इन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, जो बिजनेसेस हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं पैसा, राइट। और इससे आपको जो ग्रोथ है वो और दिखती है, बिकॉज इंक्रीज मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड। एज अ सिंपल एग्जांपल हम ये देते हैं कि सपोज एक बिजनेस है जो एक साल में 100 मशीन्स बेचता है, जिसकी कॉस्ट लेट से 75 करोड़ थी और उसने 100 करोड़ में बेचा, 25 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो उसके बाद उसने अगर वो 25 करोड़ निकाल लिया बिजनेस में से, खर्च दिया, तो फिर भी वो बिजनेस चलेगा। बट अगर उसमें से उसने से 15 करोड़ वापस डाला बिजनेस में, तो उसने ज़्यादा मशीन्स खरीदी और अगले साल उसने एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा मुनाफा किया। तो ये साइकिल अगर चलती रहेगी तो ओवर 5, 10, 15, 20 ईयर्स द बिजनेस की जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपाउंड होते हैं और बढ़ते जाते हैं, और दिस डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू रिफ्लेक्शन इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। और क्योंकि जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं इन्वेस्ट, तो इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। तो ये सब बिजनेसेस का इफेक्ट आपकी जो सेविंग्स है उस पर आ रहा है, बशर्ते कि आप उसको री इन्वेस्टेड रख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, टॉपअप कर रहे हैं, और एटलीस्ट जो आपने इन्वेस्ट किया था उसको बार बार निकाल नहीं रहे। सो दैट इज आई थिंक द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन वेरी सिंपल टर्म्स, आई थिंक बैक ऑफ द एनवेलप लोग बताते हैं कि जैसे आपका एक रूल ऑफ 72 होता है, ठीक है। इसमें इट टेल्स यू कि भाई टिपिकली एक होता है ना, साइकोलॉजिकली पीपल वांट टू नो कि भाई मेरे पैसे कब डबल होंगे। तो द रूल ऑफ 72 टेल्स यू कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट जो किसी एसेट क्लास का है, उससे अगर आप 72 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितने साल में होगा। तो लेट्स अज्यूम कि डबल होगा। 12% का अगर हम लोग ग्रोथ रेट लेते हैं तो आपका 6 साल में पैसा डबल होता है बाय द रूल ऑफ 72, which is 72 divided by 12, yeah, which is 72 डिवाइड बाय 12, 6। तो अगर आपका 10% है तो समथिंग लाइक 7.2 इज द नंबर ऑफ ईयर। सो दिस इज द मैथ्स, राइट। बट द होल आइडिया बिहाइंड इट इज कि थोड़ा लंबे टाइम अगर पैसा आपका रहेगा तो आप उसका बेनिफिट जो है, रिटर्न्स का बेनिफिट भी आप उसमें कमाएंगे। जैसे लोग एफडी करते हैं, जो एक इंटरेस्ट पे आउट होता है और इंटरेस्ट जो होता है री इन्वेस्टेड होता है। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इस केस में एक्विटीज़ में क्योंकि मुनाफा जो है बढ़ रहा है, बिकॉज टॉप लाइन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो बिजनेसेस में ग्रोथ आ रही है। तो अगर आप वही फॉलो करेंगे जो बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं तो आपको मुनाफा होगा और यू आर एबल टू रियली क्रिएट वेल्थ और कंपाउंड। तो वेदर आपने 1 करोड़ बनाना है या 5 करोड़ या 10 करोड़, I think showing patience is what is the discipline required to achieve compounding. Okay, so when we look at कि अगर हमें अपना पहला करोड़ बनाना है तो कंपाउंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जल्दी दिखेगा। सो लेट मी आस्क यू दिस कि मार्केट में ना हमने देखा बहुत से रूल्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। तो लेट मी आस्क यू अबाउट दोज रूल्स। तो ऐसे एक रूल है 15-15-15 का SIP रूल, राइट। कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये 15-15-15 SIP रूल क्या है? देन आई विल आस्क यू अबाउट द अदर रूल। तो ये रूल्स जो है बेसिकली है कि आप 1 करोड़ कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो लेट मी आस्क यू द फर्स्ट रूल फर्स्ट, व्हिच इज 15-15-15। Yeah, Namrata, good you brought this up because कई बार क्या होता है, these simple thumb rules help you put discipline। तो जैसे हमने बोला था ना, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। टू मेक इट इजी आई थिंक अगर ये हम लोग कुछ थंब रूल सिंपल फॉलो करें तो आपकी जो जर्नी है वो एक मतलब इट इज सीकिंग एन ऑब्जेक्टिव एंड आप उस तरह से सेविंग करते हैं। तो 15-15-15 जो रूल है, इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप 15,000 की SIP हर महीने करेंगे 15 साल के लिए, और अगर आपकी एसेट क्लास 15% के CAGR पे कंपाउंड हो रही है, तो आप
ओवर 15 ईयर्स 1 CR हासिल कर सकते जमा हैं। कर पाएंगे। और अगेन जमा कर पाएंगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेट मी जस्ट पुट दिस एज अ डिस्क्लेमर, बट या दिस इज अ ब्रॉड कैलकुलेशन। वी आर नॉट टेलिंग कि भाई इसमें इतना आता है, बट येस एटलीस्ट इट इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से, थंब रूल, कि जिसको आप देख के अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अगर आप 15,000 से ज़्यादा सेव करते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग जो है वो जल्दी वर्क कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इन द सेम टाइम पीरियड, एंड एब्सोल्यूट अमाउंट जो आप विड्रॉ करेंगे वो ज़्यादा होगा। बट येस, आई मीन दीज काइंड ऑफ थंब रूल्स जो हैं, दे हेल्प यू टू क्रिएट अ डिसिप्लिन मोर देन एनीथिंग, एंड अगेन यू शुड फॉलो इट। Yeah, of course. So 15-15-15 is 15,000 रुपए का SIP 15 साल के लिए, assuming कि आपको जो CAGR जो रिटर्न मिल रहा है that's around 15% from your 15%, investment. yes. Now एक और रूल है which is the 7531 इन्वेस्टमेंट रूल। तो आप क्या हमें इस रूल के बारे में बता सकते हैं कि ये 7531 इन्वेस्टमेंट रूल क्या है? सो अगेन आई थिंक ये भी एक और आई वुड से टूल कह लीजिए या थंब रूल है, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट अ फ्यू थिंग्स, कि भाई कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास, किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स को टॉप अप करते रहेंगे तो रहेगा, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स। तो इफ़ यू वर टू ब्रेक इट अप, दिस पर्टिकुलर रूल 7, 5, 3 and 1, तो बेसिकली ये है कि अगर हम 7 साल के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और बेसिकली वी लुक एट 5 डिफरेंट एसेट क्लासेस, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको, तो 7 साल का मतलब है लॉन्ग टर्म पे फोकस है, और दूसरा फोकस इज ऑन डाइवर्सिफिकेशन, विच मीन्स कि अगर आप सिर्फ लिमिटेड हैं एक एसेट क्लास में, सिर्फ आपसे डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिटर्न कम होने वाला है। इसलिए एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आप लार्ज कैप भी देखिए, मिड कैप भी देखिए, स्मॉल कैप भी देखिए, इसके साथ साथ कई बार कुछ फॉरेन इक्विटीज़ या फंड, फीडर फंड्स है, उसमें इंटरनेशनल में भी देखिए। तो आइडिया इज़ कि 5-6 डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका सेविंग्स होनी चाहिए साल ब साल, बिकॉज हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म लाइक डिक्लाइन फेज में हो, कुछ एसेट क्लासेस हैं जो बढ़ रही हैं, और कुछ सुपर ग्रोथ फेज में है। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू से दैट ऑन हाइंडसाइट, बट इसीलिए आपको एसेट एलोकेशन करनी है, तो वो 5 का नंबर है। 3 इज बेसिकली कि दी 3 डिसअपॉइंटमेंट्स, तो आपके सिप में डिप ना आए। बेसिकली देर आर दीज फेजेस, जैसे जो 3 फेजेस होते हैं कि आप कई बार डिसअपॉइंटेड होते हैं जब आपका रिटर्न जो आपने साइकोलॉजिकली सोचा 12-15% उससे कम आया, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, इरिटेट होते हैं जब और भी कम आया, और आप उसके बाद यू आर बेसिकली पैनिक अगर कभी नेगेटिव दिख गया या जीरो हो गया। तो ये हमें मान के चलना है कि ये डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी इस जर्नी में, राइट। सो दिस इज दीज 3 फेजेस टिपिकली, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट दीज आर व्हाट इज हाईलाइटेड कि सिप में डिप ना आए, मेंटली आपको स्ट्रांग होना है। एंड फाइनली द वन रूल इज दैट एवरी ईयर आपको एक टॉप अप करना है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, और अगर आपको इन्फ्लेशन को ट्रूली मैनेज करना है, राइट, वी आर सेविंग टुडे सो दैट वी कैन मेंटेन सिमिलर लाइफस्टाइल टुमारो, इन द ईयर्स टू कम। तो उसके लिए हमें अपना टॉप अप करना है, तो हर साल आप एटलीस्ट 10-12% से टॉप अप कीजिए। सो दैट इज योर 7-5-3-1 रूल। I hope I've been able to clarify this well. yes. तो 7531 रूल, एज यू सेड, कि लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट मिनिमम 7 years के लिए आप इन्वेस्ट करिए अक्रॉस 5 डिफरेंट असेट क्लासेस। 3 इज जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, 3 डिसअपॉइंटमेंट्स, उनको कंट्रोल करिए, विच इज बेसिकली कंट्रोल योर बिहेवियर, एंड 1 इज इंक्रीज योर SIP अमाउंट एवरी ईयर। So what I will do, so absolutely now is just to say this कि ये rules हैं, but ऐसा नहीं है कि you may always look at it, because see these are your guiding tools, ठीक है। You can have a little bit, इसमें पैनिक नहीं करना कि भाई मैंने ये रूल थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, मैंने 10 की बजाय 12% इंक्रीज कर दिया, या 10 की बजाय 9% कर दिया टॉप अप। बट दीज आर रूल्स टू टेल यू दैट ओके, लॉन्ग टर्म इज इंपॉर्टेंट, ओके, एसेट एलोकेशन इज, डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट पैनिकिंग, योर बिहेवियर, योर मेंटली बीइंग स्ट्रांग इन दिस वॉलेटाइल जर्नी इज इंपॉर्टेंट, एंड टॉप अप इज इंपॉर्टेंट बेसिकली। तो दोज आर द की टेक अवे। तो मैं बोलूंगा कि वो चीजें हैं जो हमें इससे, इन रूल से सीखनी है। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अभी आपने जो हमें 2 रूल समझाए, उसमें आई थिंक एक जो कॉमन थीम निकल के आ रही है वो है कि SIP करना चाहिए, क्योंकि अगर आप SIP करते हैं तो आपको वो 1 करोड़ की जर्नी शायद थोड़ी वो कम हो जाए, छोटी हो जाए। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हम SIP के जरिए अपना वेल्थ क्रिएशन थ्रू म्यूचुअल फंड्स कैसे कर सकते हैं, वो कौन से सही इक्विटी फंड्स हैं जिनमें हमें SIP करना चाहिए टू गेट टू द फर्स्ट 1 crore। आई एम जस्ट ब्रेकिंग डाउन दीज वन बाय वन जो हमने रूल से किया, एंड आई सेड कि
आई थिंक कि SIP काफी कॉमन है दोनों रूल्स में, 15-15-15 में भी और 7531 में भी। तो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड मोहित जी कि SIP कौन से इक्विटी फंड्स में करनी चाहिए, कैसे हमें SIP मदद करेंगे, एंड मे बी कितना टॉप अप करना चाहिए इन एन SIP एवरी ईयर। सो जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर अस। आई थिंक नम्रता, यू राइटली पॉइंटेड, और आपने एक चीज़ अच्छा रिजॉल्व कर दी कि एक्विटीज़ में सेव करना चाहिए, वो तो है ही, बिकॉज सी व्हाट हैज़ बीन प्रूवन इज दैट एक्विटीज़ हैज़ बीन द बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट हेजेस अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई एज inflation happens, companies reprice their products, so obviously that top line captures जो भी इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन में, क्योंकि आप आज, जैसे हमने बताया, आज आप सेव कर रहे हो ताकि आप कल अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सको, राइट? तो इक्विटी इज दैट वे एंड बिजनेसेस टेंड टू मेंटेन दैट बाइंग पावर फॉर यू। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम लोग किस तरह से SIP स्टार्ट करें। तो सी, अभी SIP आप किसी भी फंड में शुरू कर सकते हैं, बट उसमें ऐसा है कि इट कुड बी फॉर बिगिनर्स और समबडी जिन्होंने पहले से किया है, अभी टॉपअप करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, या जिन्होंने SIP का एक्सपीरियंस किया है अपने किसी नए फैमिली मेम्बर के भी, आपके फैमिली में यू हैव अ बेबी और समबडी यू वांट टू स्टार्ट द SIP फॉर, तो किसके लिए करना है उस पर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ क्लियर है कि अभी हमने जब सेविंग करनी है तो इट इज़ नॉट SIP जब हम कर रहे हैं तो हमें ये मान के चलना है कि हमें 3-5 साल नहीं देखना, हमने 15-20 साल 25 साल देखना है। दैट इज़ व्हेन यू विल क्रिएट ट्रू वेल्थ, क्योंकि हमने बात की कंपाउंडिंग की, और आपने कंपाउंडिंग अगर देखना है तो एज अ सिंपल रूल, अगेन बिफोर वी स्टार्ट सिलेक्टिंग द SIP, द रूल बेसिकली इज, अगर हमने देखा कि अगर हम 6 साल में हम लोग डबल कर लेते हैं 12% पे और 7 साल में 10% पे, तो आप ये सोचिए कि अगर आपने 25-30 साल के लिए SIP किया, विच इज़ पॉसिबल, आज की डेट में यंगस्टर स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 24-25 और 50 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं, राइट? और ऐसा नहीं है, सम पीपल रिटायर अर्ली बट स्टिल देन पीपल गेट इनटू अदर जॉब्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास 15-20-25 साल का होराइजन अगर है वर्किंग ईयर्स का, तो आपको काइंड ऑफ कंपाउंडिंग यू कैन गेट। इमेजिन अगर 6 साल में डबल हो रहा है तो 30 साल में वो आपका 6 गुना 5 गुना हो रहा है, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ वेल्थ दैट कैन बी क्रिएटेड विद दिस सिंपल अमाउंट दैट यू आर सेविंग एवरी मंथ, राइट? तो अब हम आते हैं SIP के ऊपर। आपने शुरू करना है, जो बिगिनर्स हैं, मेरा उसमें सजेशन ये रहेगा कि आप हाइब्रिड फंड्स चूज़ कीजिए, या आप डाइवर्सिफाइड फंड्स जो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप हैं। जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने वॉलेटिलिटी देखी है और जिसे कहते हैं ना कि दे कैन बियर द वॉलेटिलिटी फॉर द लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग, तो उसमें स्मॉल कैप मिड कैप में भी SIP करना चाहिए। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, SIP का ये होता है ना, मूल तत्व क्या है कि जो भी वॉलेटाइल एसेट क्लास है उसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं कि लेट मी यूज वॉलेटिलिटी ऑफ दिस एसेट क्लास टू माय एडवांटेज, राइट? तो टेक्निकली अगर एक एसेट क्लास अगले 10-15-20 साल में बढ़नी है, तो मैक्रो ट्रेंड इज अपवर्ड्स, तो उसमें वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा है वो आपके लिए अच्छी है, राइट? बट सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मे बी एग्रेसिव हाइब्रिड और large cap fund or a diversified fund is a better option, but people who have had this experience of investing in equity, तो उसमें आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं। SIP करना, volatility is in fact your friend when you are doing an SIP। दूसरी चीज़, आपको लॉन्ग टर्म रखना है। there are SIP calculators available, very easily available, जैसे आपकी अपने ग्रो की साइट पे अवेलेबल हैं। people can use that to see कि भाई मैं इतना अपना सेव कर सकता हूँ, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि आपको अभी भी लाइफ अपनी एंजॉय करनी है, चल रहा है, तो यू आर सेटिंग असाइड सम मनी, बट इमेजिन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि अगर आपने सोच लिया कि अगले 25 साल मैंने काम करना है, तो आप ये सोच लीजिए कि अगले 25 साल मुझे 10 से 15% अपने सैलरी का SIP में डालना है और उसको 5 या 10% से टॉपअप करना है हर साल और 25 साल सेव करना है। तो आई कांट गारंटी, बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट इट विल बी बेटर देन, मच बेटर देन नॉट डूइंग इट लाइक दिस। That has been the experience of people. Again, कि ऐसा होता है ना, history doesn't repeat itself, but people who ignore history, do it at their own peril. तो मेरा कहना ये है कि we are in a great macro environment in India, जहाँ पे अगले 2 decades हमें लगता है कि is going to be really good. And in any case, equities is your best hedge against inflation. तो इसमें अगर आप एक अच्छा सेविंग ऑप्शन चूज करना चाहें तो equity funds
विल प्रोवाइड यू दैट टूल। मे बी 4 to 5 इक्विटी फंड्स अगर आप यूज़ करें, जिसमें कि 2 डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, एक हाइब्रिड हो सकता है, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, ऐसे करके अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपको इन्वेस्ट रिटर्न्स देख के आपको टेम्पटेशन भी होगी, बट जैसे हमने बोला वो वी हैव टू गो बैक टू दैट रूल एंड से कि कि भाई हम लोगों को निकालना नहीं है, क्योंकि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखना रखना है। सो आई थिंक it's a very simple process, but the discipline has to be maintained. Yeah. You're absolutely right कि हम कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं। SIP इज़ अ वंडरफुल टूल जिसमें हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। आपने ये भी बोला मोहित जी कि डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। आई डू बिलीव कि एक जो कैटेगरी ऑफ फंड्स है जिनको हम मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स बोलते हैं, आई पर्सनली थिंक काफ़ी अच्छी कैटेगरी है, बिकॉज मुझे लगता है आज के जो स्मॉल कैप्स है, आज के जो मिड कैप्स है, टुमारोज लार्ज कैप्स। तो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर आई एम स्टार्टिंग माई इन्वेस्टमेंट जर्नी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 1 करोड़ अगले 10-15 साल में बनाऊं, क्या मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स एज अ कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी है टू इंक्लूड इन माय पोर्टफोलियो, या फिर मुझे प्योरली फ्लेक्सी कैप्स या लार्ज कैप्स में फोकस करना चाहिए? सो व्हाट्स योर टेक ऑन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स एज अ कैटेगरी? So, I think my views may be a little bit biased because, having been in the industry for a long time, I think, and seeing the state of growth in India, मेरे को लगता है कि अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप आपका कुछ हिस्सा नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप एक बहुत अच्छी जो जर्नी है ग्रोथ की और कंपाउंडिंग की, वो आप मिस कर रहे हो इंडिया में, राइट? और डायरेक्टली भी लोग कर सकते हैं, बट अनलेस एंड आपके पास रिसर्च टूल्स हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू जो भी आप देखते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि भाई किस तरह से फंड परफॉर्म करते आए हैं। और अगेन, पास डजंट रिपीट, एज अ डिस्क्लेमर, बट मोर और लेस अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो अभी हम लोग इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज कंट्री इन टर्म्स ऑफ GDP अगर हम बात करें, और इतना पॉलिसी फ्रेमवर्क देखें जो अच्छा हो रहा है, इतनी फैसिलिटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, और ओवरऑल इंडियाज़ पोजीशन, इंडियन डायस्पोरा, इंडियाज़ पोजीशन ग्लोबली, तो इस माहौल में अगर हमने मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं किया, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन सम जर्नी, राइट? दिस अगेन ऑल्सो डज नॉट इम्प्लाई कि हमें लार्ज कैप में नहीं करना, डाइवर्सिफाइड में नहीं करना। डाइवर्सिफाइड में करेंगे तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ऑटोमेटिकली एक्सपोजर भी मिलेगा, राइट? तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमने अगर बहुत ही एकदम न्यू इन्वेस्टर है, तो बल्कि मैं कहूँगा डाइवर्सिफाइड क्यों, आप हाइब्रिड्स में जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। देयर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू टॉप अप, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रायल इज़ वेरी लो इन म्यूचुअल फंड्स। ओनली थिंग इज हाइंडसाइड पे रिग्रेट मत कीजिए कि मैंने इतना कम क्यों किया था, मैंने ज़्यादा क्यों नहीं किया, या मैंने टॉप अप क्यों नहीं किया। तो इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप में मुझे लगता है, बीइंग इन इंडिया, इट इज़ आई वुड से वेरी मच बेनिफिशियल अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में करें। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारी जो सेंसेक्स शुरू हुई थी मिड 1980s में, सेंसेक्स BSE सेंसेक्स 30, उसमें ओरिजिनली जो 30 स्टॉक्स में से हैं, उसमें सिर्फ 7 कंपनीज अभी हैं जो BSE 30 में। अब जो दूसरी कंपनीज हैं, वो या तो नई कंपनी थी, कोई मिड या स्मॉल कैप थी, कुछ ऐसी लार्ज कंपनीज थी जो छोटी और मिड साइज हो गई, राइट? एंड दे डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंडेक्स। सो द आई वुड से द बिग लेसन इज दैट नेवर से नेवर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमारा मानना है कि अच्छे बिजनेसेस रन बाय गुड, विच आर इन गुड सेगमेंट्स, राइट, और उनका सस्टेनेबली रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आ रहा है, विच आपके फंड मैनेजर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उस पोर्टफोलियोज में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ऐसे कुछ सनराइज सेक्टर्स हैं, जैसे आप देखिए जो BFSI सेगमेंट है, उसमें कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड ले लीजिए या और अदर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, या R&D। अगेन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट कि आई एम गिविंग एन एग्जांपल और इलस्ट्रेशन कि कुछ सेक्टर में आपको मिड एंड स्मॉल कंपनीज ही मिलेंगी, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप इज अ डेफिनेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन, कि कितना ओवरऑल इक्विटी कैपिटल मार्केट वैल्यू है उसकी, राइट? तो उस हिसाब से अगर आपको ग्रोइंग बिजनेसेस में मार्केट लीडर्स भी देखते हैं, तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। वाई मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड रिग्रेट इट लेटर कि भाई हमने नहीं किया। और जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ ट्राइंग इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन स्टार्ट SIPs विद 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, हैव दैट एक्सपीरियंस, हैव इट एज सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड गिव इट टू अ गुड प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जो आपको एक टैक्स एफिशिएंट लो कॉस्ट वे में आपको कर सके। एंड
दूसरी चीज़ हमने बात की, हम तो अभी इसमें एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो आप एसआईपी एसटीपी ऐसे दो टूल्स हैं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट, चाहे आप 6 इंस्टॉलमेंट्स, 12 इंस्टॉलमेंट, 18 या 24, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन आपको मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लेना चाहिए। Sure. So, you're absolutely right कि आई थिंक ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं या सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट जो शायद लार्ज कैप में रिप्रेजेंटेड है ही नहीं, दे प्रॉब्ली रिप्रेजेंटेड ओनली इन द स्मॉल एंड द मिड कैप सेगमेंट। तो जो मे बी द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो आगे यस, जाके बड़ी या होंगी, दे आर रिप्रेजेंटेड इन द मिड एंड स्मॉल कैप्स टुडे, जो हम वी आर प्रॉब्ली मिसिंग आउट ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। अगर आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, तो आपको उन सब अपॉर्चुनिटीज का भी एक्सपोजर मिल रहा है, एज यू राइटली सेड। But my only concern is कि there are a lot of investors जो sectoral funds या thematic funds को chase करते हैं, right? And of course हमने ये भी देखा है कि they are probably suffering losses as well। ऐसे काफी investors जिन्होंने शायद किसी एक या दो sectors में invest किया है, उनको losses हुए हैं, and then उनको लगता है कि मुझे invest ही नहीं करना equities में, and they just exit। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मोहित जी, आप हमें ये बताइए कि जब हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, तो ये जो सेक्टरल फंड्स हैं या थीमेटिक फंड्स एज अ कैटेगरी होती हैं, आर दे गुड फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स? चाहे हम ब्रॉड बेस्ड थीम्स को ही कंसिडर करें, इवन इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या हमें सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड जस्ट एडिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, क्या ऐसी कोई कैटेगरीज हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी अपना पहला करोड़ बना पाए? सो आई थिंक वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन नम्रता, अगेन, कि हमें करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट थीमेटिक्स में या सेक्टोरल फंड्स में। सो ऑब्वियसली पहली चीज़ ये है कि जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बुके नैरो होता जाएगा, तो ऑब्वियसली यू आर सब्जेक्ट टू द वॉलेटिलिटी एंड फॉर्च्यून्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर और कंपनी। हम म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, वेदर स्मॉल कैप कंपनीज का होगा पोर्टफोलियो, मिड कैप का होगा, लार्ज कैप का, और एन एग्रीगेशन ऑफ लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल, राइट? तो इसी तरह से अगर एक थीम नैरो हो जाएगी, जैसे आप एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर एक थीम में करते हैं तो वॉलेटिलिटी एक कंपनी से थोड़ी कम होगी, और अगर मल्टीपल थीम्स हैं तो उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी और कम होगी, और डाइवर्सिफाइड होगा तो सो दैट इज़ हाउ it should logically work, and it logically works like that only, right? So why should people take exposure to themes, right? अभी कुछ ऐसे, और सबसे पहली चीज़ है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो एक कोर पोर्टफोलियो होता है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो है। बट कई बार जो थोड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई टैक्टिकली मुझे एक ओवरवेट करना है किसी सेक्टर को। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ समबडी थिंक्स कि भाई मेरे को BFSI सेगमेंट में अपने को टैक्टिकली ओवरवेट करना है, तो मैं एक बैंकिंग फंड या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लूँगा। तो ये हमें याद रखना है कि हमें थीमेटिक फंड्स हैव टू बी टैक्टिकल एलोकेशन, नॉट कोर एलोकेशन, राइट? तो अगर ये रूल लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर कम होगा। एंड इट इज़, सी, द मार्केट इज़ अबाउट टू व्यूज़ ना। सो वन लर्निंग फ्रॉम द मार्केट इज़ कि हाउ बिहेवियर वर्क्स, की एक ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें दो पार्टीज का अपोजिंग व्यू है, राइट? वन इज बाइंग, वन इज सेलिंग, राइट? सिमिलरली एक थीम कोई खरीद रहा है, एक थीम कोई बेच रहा है, बट दैट इज हाउ द मार्केट इज। बट फॉर इन्वेस्टर्स हु बिलीव कि भाई मुझे लगता है अपना मतलब कि दिस पर्टिकुलर सेक्टर ओवर द नेक्स्ट मीडियम टर्म इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल, तो मैं थोड़ा ओवर एक्सपोजर इसमें लूँ टैक्टिकली, आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली अ प्रॉब्लम। आई वुड ऑल्सो से दैट सिंगल थीम्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट थोड़ी बंडल्ड थीम्स हैं, जैसे अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आई वुड थिंक दैट अ ब्रॉड थीम जैसे कंजम्पशन है, it encompasses a large part of our GDP. A lot of play is available. A new set of consumption behavior is coming into play. So sometimes अगर tactically आप exposure ले लें तो that is not really something that can hurt, provided this is only a tactical or small exposure, right? So I think that is the beauty of the markets कि new ideas आ रहे हैं, आप उसको accept करें, नहीं करें। एंड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमने पहले भी मुझे कहा कि इट इज़ अबाउट नेवर से नेवर, राइट? आपको यू कांट बी वेरी ऑर्थोडॉक्स और डॉगमेटिक इन टर्म्स ऑफ क्योंकि भाई यही काम है, क्योंकि देयर इज़ नो फॉर्मूला टू मेक मनी। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। एंड इससे मुझे लगता है जो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं तो उनको थोड़ी ब्रॉडर थीम्स में करना चाहिए। इसी तरह से अब जैसे मैंने पहले भी आपको बात की कि आज की डेट में अगर आपका सारा पोर्टफोलियो डोमेस्टिक फंड्स में भी है तो थोड़ा पार्ट जो है, अगर आप गोल्ड में कर रहे हैं या
इंटरनेशनल इक्विटीज़ में कर रहे हैं थ्रू फीडर फंड्स, आई थिंक दैट इज़ डूइंग गुड टू योर पोर्टफोलियो इन द लॉन्ग टर्म. तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है. दैट इज़ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन विच इज़ टू मी समथिंग दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय इन्वेस्टर्स. तो थीम ऑब्वियसली हैज़ टू बी टैक्टिकल इफ इट हैज़ टू बी. अगर नहीं भी करते तो ठीक है. आई मीन प्रोवाइडेड यू कीप द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, क्या ऐसी कोई कैटेगरीज हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली लेट्स से फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स? तो यही है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को. देखिए आप चाहते क्या हैं. हम लोग ये चाहते हैं कि भाई आपकी कंपनी, हमारी कंपनी, हम लोग ये चाहते हैं कि वी वांट टू बी हैविंग अ नेशन ऑफ which gets richer in terms of people who are investing, saving and getting richer in their investments, है ना. तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस जो है पहला, वो बहुत मायना रखता है. तो अगर पहला एक्सपीरियंस ही खराब होगा तो पीपल गेट डिटर्ड फॉर सेवरल ईयर, फिर वो वापस आएंगे बाद में, दे हैव मिस्ड आउट. तो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि ऑब्वियसली सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स इनिशियली जो इन्वेस्टर्स नए आ रहे हैं मार्केट में उनको अवॉइड करना चाहिए. जो सिर्फ से फिक्स्ड डिपॉजिट्स में या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, उनके लिए ट्रांजिशन प्रोडक्ट इज़ अ हाइब्रिड प्रोडक्ट जिसमें वो कर सकते हैं. और धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस आता है तो दे कैन गेट इनटू लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी एंड वंस विद मोर एक्सपीरियंस इनटू स्मॉल एंड मिड कैप. द आइडिया इज़ कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में आएंगे, बट लॉट ऑफ पीपल जो हैं दे गेट पुट ऑफ बाय वॉलेटिलिटी जो वो देखते हैं. एंड वॉलेटिलिटी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ, लाइक आई सेड, जो हमने एग्जांपल लिया कि अगर एक स्टॉक होगा, स्मॉल कंपनी होगी तो उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, एक थीम होगी तो उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी. तो ये अवॉइड करें. जो इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, look for hybrids or aggressive, diversified funds. So probably that is a better choice. Okay. So just, to just summarize this conversation around making your first 1 crore, can you help us understand कि अगर मुझे, let's say I'm not a very high risk taker in terms of my investments, तो मुझे एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना चाहिए, अज्यूमिंग कि मुझे उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए अक्रॉस असेट क्लासेस. सो विच मीन्स क्या गोल्ड भी मेरे उस पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? सो जस्ट समराइज इट फॉर अस इन द सेंस, मोहित जी, कि कौन कौन से इक्विटी फंड्स होने चाहिए, which categories we could look at, just as a summary. आपने of course you've already detailed it out for us. क्या गोल्ड उस पोर्टफोलियो में होना चाहिए? नाउ विद गोल्ड अगेन द चैलेंज इज कि ये लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है, लेकिन अभी हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन 2012 से 2018 तक गोल्ड ने ऑलमोस्ट 0 रिटर्न्स दिए थे. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि गोल्ड क्या एक हिस्सा हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो का, या फिर मुझे गोल्ड को अवॉइड करना चाहिए? हम जस्ट आस्किंग यू दिस क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में इतना बात कर रहे हैं, आई डू थिंक गोल्ड is a good asset class diversification के लिए. तो please just summarize this conversation for us. सो नम्रता, अगेन ये बहुत आपने अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, और इसी के बारे में हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि हमने अगर SIP करना है तो हमने म्यूचुअल फंड चूज़ करने हैं. हमने जब वो 7-5-3-1 वाला रूल देखा, हमने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब इसलिए है क्योंकि सी विनर्स रोटेट. अगर आप अभी भी पिछले 15-20 साल का देखेंगे, विद इन एसेट क्लासेस, विद इन स्मॉल मिड लार्ज, फॉरेन एक्विटीज़, गोल्ड, डेट, आप देखेंगे कि देर आर डिफरेंट phases and sometimes there are prolonged phases जहाँ पे macro micro factors are not really conducive to equity markets doing well. तो आपको इसीलिए पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ जो थी हमने डिस्कस की कि एक कोर एलोकेशन आपकी 75% के करीब आपकी कोर एलोकेशन होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म आपका ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, राइट. 25% आपकी टैक्टिकल एलोकेशन है. एटलीस्ट आई बिलीव इन दैट. आप 100% कोर एलोकेशन रखिए, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट वाला फिलॉसफी. बट मुझे लगता है कि टैक्टिकली इसलिए रखना चाहिए कि आप अगले 20-25 साल के लिए अगर सेव कर रहे हैं और कंपाउंडिंग अचीव करना चाहते हैं तो देर आर न्यू प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट्स दैट विल कम, एंड हल्का वो एक्सपेरिमेंट करने में कोई ऐसा उसमें हर्ज नहीं है. दिस इज़ वाई वी कॉल इट द टैक्टिकल पोर्टफोलियो. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आप अपने कोर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड रखिए, कुछ पोर्शन स्मॉल मिड कैप अच्छे प्रूवन जो फंड्स हैं उनका रखिए. उसके अलावा जो आपका डाइवर्सिफायर्स हैं, सो आई वुड थिंक दैट 5-10% एलोकेशन गोल्ड के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम एंड अगेन अगर हम लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें गोल्ड की, तो इट इज़ ऑल्सो अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. एंड 2, जब ये
जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है अराउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज अराइज, तो गोल्ड टेंड्स टू appreciate. Increasingly हमने ये भी देखा है कि lot of central banks have started accumulating gold. तो मेरा मानना ये है कि 5 से 7% अगर आप गोल्ड में रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में इन द फॉर्म ऑफ ETF, तो दैट कुड रियली बेनिफिट द पोर्टफोलियो इन द लॉन्ग टर्म एज अ डाइवर्सिफायर, एज अ सूटेबल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. तो एक ये चीज़ आप कर सकते हैं. और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में भी आप कुछ पोर्शन रख सकते हैं जो आप एक्ट एज अ डाइवर्सिफायर. सो दिस 25% विच आई एम कॉलिंग टैक्टिकल और डाइवर्सिफायर is also important because it will either give a kicker to the portfolio if done in a systematic way, or gradually incrementally आप अपने SIPs कर रहे हैं. और दूसरा ये है कि इन टाइम्स जब आपकी बल्क ऑफ योर पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्मिंग, कुछ 1-2 साल का लीन पीरियड आता है, तो यहाँ पर दीज आर डाइवर्सिफायर्स दैट आर हेल्पिंग यू गेट अ डिसेंट रिटर्न और मेंटेन योर CAGR जो आपने सोच के आए थे आप इसमें, राइट. और इसमें अच्छा पार्ट ये रहेगा कि अगर जो 20-25% आप कर रहे हैं वो थोड़ा उसका एक, जिसे हम कहते हैं ना, को रिलेशन, एंड सिंपल वर्ड्स कि भाई ये एसेट क्लास दोनों एक तरह से नहीं मूव करती हैं, थोड़ा बहुत इनमें जो कोरिलेशन है वो कम है, तो दैट कुड बी अ स्टैंस यू कुड टेक इन बिल्डिंग अप योर एसेट एलोकेशन, राइट. सो आई थिंक So can we say कि हमारा जो core portfolio, as you rightly said, 75% उसमें हम large caps, diversified equity funds like flexi caps, multi caps, balanced funds वो डाल सकते हैं. And you're saying satellite portfolio जो 25% है उसमें maybe some form of sectoral thematics, little bit of gold, international funds, ये हमारे satellite portfolio का हिस्सा हो सकते हैं. Would that be right? yes. और अगर उसके अलावा भी इसी पीपल वांट टू इन्वेस्ट, जो और भी इवॉल्व इन्वेस्टर्स हैं, दे वांट टू टेक इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेट्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स, यस दैट इज देयर. सो अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर मी आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट लर्निंग इज कि हम कोई आप बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकते, राइट, बिकॉज देयर इज नो प्रूवन फॉर्मूला. कि द प्रूवन मंत्रा इज ओनली डिसिप्लिन एंड रेगुलर इन्वेस्टिंग, राइट. बट उसके अलावा ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं कि इस एसेट क्लास में जाएंगे तो आप हमेशा थ्राइव करेंगे. ओके, सो आई थिंक मोहित जी, अब थोड़ा कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. लेट मी आस्क यू कि एट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड आप लोगों का स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है? लाइक इज देयर एनी ओवरआर्चिंग स्ट्रैटेजी, या फिर हर फंड का स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट? let's look at more from an equity fund perspective. और आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड है which is जो मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड है. क्या आप थोड़ा हमें उस फंड के बारे में भी बता सकते हैं? Yes, Namrata. So, I think every fund house has their investment processes. I think we pride ourselves in being a very research-focused fund house with solid investment processes और एक robust risk management framework which we follow. तो उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जिसे हम बोलते हैं, वो एक कुछ 1000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर की कंपनीज होती हैं. सो टिपिकली अबाउट 1100 कंपनीज. सो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल यूनिवर्स. इसमें से हम इनको इवैल्यूएट करते रहते हैं हमारे एनालिस्ट कंटिन्यूसली, और वी क्रिएट अ यूनिवर्स ऑफ 250 इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑफ कंपनीज. ठीक है, तो पोटेंशियल यूनिवर्स से हमने एक AMC इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्रिएट किया बेस्ड ऑन various things. So companies, analysts, make their arguments, do their analysis, or after due diligence on the company and analysis and discussions, they come into the investment universe. तो उसके बाद हमारी कुछ 22 स्कीम्स हैं अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं. तो हर स्कीम में हम लोग अगर कुछ खरीदते हैं इक्विटी, तो वो इन्हीं जो हमारा स्कीम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है 255 कंपनी का, इसमें से ही आनी है. तो कोई कंपनी डायरेक्टली पोटेंशियल से सीधा नहीं आती, इट इज ऑलवेज कमिंग थ्रू द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ऑफ द कंपनी, विच मीन दैट ये वी हैव थॉट थ्रू दिस. ठीक है, वी हैव थॉट थ्रू दिस, इनफ डिस्कशन हैज हैपेंड एंड इट हैज़ टू बी ट्रू टू लेबल. तो आप देखेंगे अगर स्मॉल कैप फंड है तो उसमें स्मॉल कैप कंपनीज होंगी प्रिडोमिनेंटली. अगर लार्ज कैप है तो वही होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो उस तरह से होगा. तो द स्कीम हैज़ टू बी ट्रू टू लेबल एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. द नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट, इज वंस द कंपनी आफ्टर इट्स इवैल्यूएशन ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड द फैक्टर्स कम्स इनटू द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, वी डू अ बैजिंग. तो ये 255 कंपनीज का हम बैजिंग करते हैं इन 6 कैटेगरीज.
which is basically in terms of the risk return or estimated risk return, क्या हो सकता है इसमें. So this is badging is in terms of compounders, emerging companies, challengers, which are typically companies that have a proven business model, right? And the risk levels are slightly lower, estimated risk levels, okay, which means volatile. The next one is, the next set is basically your companies which are turnaround cases, cyclical, या फिर intrinsic value जो है बहुत अच्छी उसमें है और it's trading below that. So then again these are estimates. So badging, what it does is the badging helps, and this is done on a quarterly basis, जो भी investment universe companies हैं, to for the fund manager as a nudge कि भाई आप जब भी अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स चूज कर रहे हैं तो रिलेटिव बेसिस में दिस इज द एस्टिमेटेड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. तो जो पहली 3 सेट था वहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, इसमें आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है बिकॉज दीज आर टैक्टिकल बेट्स एंड देयरफॉर बी केयरफुल अबाउट द परसेंटेज एलोकेशन दैट यू डू इन द स्कीम, राइट. सो दैट इज़ द एडेड प्रोसेस दैट वी डू. एंड इसके अलावा फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट साइड आई थिंक देयर इज़ अ वेरी बिग फोकस ऑन इंश्योरिंग की कॉन्सेंट्रेशन एंड लिक्विडिटी रिस्क जो है वो हम बहुत अच्छे से मैनेज करें अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज ये हमारी स्कीम्स जो है ओपन एंडेड स्कीम्स हैं. पैसा जिस तरह से आता है उसी तरह से बाहर भी जा सकता है इन्वेस्टर जब रिडीम करते हैं. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी एक स्टॉक में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हूँ, राइट. तो वी हैव केप्ट दोज लेवल्स फॉर लार्ज मिड स्मॉल कैप कंपनीज. वी कीप ऑन मॉनिटरिंग कि भाई मार्केट में क्या इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स चल रही हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर हमें सब कुछ लिक्विडेट करना है तो हमें कितना उसमें टाइम लगेगा. सो दीज आर बेसिकली द लिक्विडिटी मेजर्स दैट वी टेक. द आइडिया हेयर इज़ दैट अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है, वेदर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और एज एन इंस्टीट्यूशन, तो अल्फा जनरेटिंग आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ कंट्रोलिंग योर ड्रॉ डाउन रिस्क कि पोर्टफोलियो ज़्यादा ना गिरे वो भी इम्पॉर्टेंट है. कहने का मतलब ये कि जितनी जो मेरी कंपनीज एग्जिस्टिंग हैं उस पर मुझे ध्यान उतना ही देना है, बल्कि ज़्यादा देना है बजाय कि नए आइडियाज़ ढूंढने के. वो तो ढूंढने ही हैं, पर जो एग्जिस्टिंग है वी नीड टू मेक श्योर दैट हमारी रिस्क मैनेजमेंट in terms of managing the risk concentration and liquidity risk is very I would say we take pride in that कि हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से manage करते हैं. Okay. And how about your mid and small cap? Yes, so that is again, I would think that it's again a scheme that is about to complete 10 years now, or it's a unique product in the industry. आप देखेंगे कि this is categorized in the aggressive hybrid category. तो हम लोगों ने इसमें जब ये start हुआ था तो the choice थी कि भाई हम लोग large, mid, small रखें, बट हमने कहा कि अगर हमें इन अ वे ऑन अ लाइटर नोट टू लेवल जाना है तो वी हैव टू शो दैट अग्रेशन, एंड एट द सेम टाइम सिंस इट्स अ हाइब्रिड यू नीड टू ऑल्सो कुशन वॉलेटिलिटी. सो द आइडिया ऑन अ सीरियस नोट वाज दैट कैन वी डू गुड ideas, some best ideas, house ideas in the small and mid cap space, और इसको कुशन करने के लिए instead of large caps we have debt. Mid and small cap. Okay. तो मिड एंड स्मॉल कैप होल्डिंग्स हैं. इट बाय ऑफर डॉक्यूमेंट इट डज नॉट होल्ड लार्ज कैप स्टॉक्स. तो कोई कंपनी अगर मिड से लार्ज बन जाती है, स्मॉल से लार्ज बन जाती है, तो वी हैव टू एग्जिट इट विद इन 1 month. सो बाय ऑफर डॉक्यूमेंट वी डोंट एक्टिवली बाय एनी लार्ज कैप्स इन दैट, वी ओनली बाय मिड एंड स्मॉल कैप. और पैसिवली अगर कोई मिड से लार्ज बन जाती है तो हम उसको एक महीने में एग्जिट करते हैं. और इसमें हमारा इक्विटी एक्सपोजर इज बिटवीन 65 टू कैन गो फ्रॉम 65 to 80% एंड डेट फ्रॉम 20 to minimum 20 to 35%. 35%. Yeah, and so therefore, what we have seen is कि this is a product again suitable. अगर आप देखें तो for people who are looking at SIPs, creating wealth, there are many other products, but I think this is one of unique product in the aggressive hybrid category. The way we have constructed it, and we see good people, and we get queries on this, and happy to share that yes, it's been growing well. Because जब हम कोई भी aggressive hybrid fund सोचते हैं तो generally उसमें it's considered to be slightly less risky in general compared to an equity fund, right? क्योंकि इसमें debt component होता है, but इसमें you have mid and small cap 65 to 80%. प्लस यू हैव अ डेट कंपोनेंट जो आपको आई थिंक लार्ज कैप को कॉम्पनसेट कर रहा है. तो अगर हम मैथमेटिकली इसको करें तो यू विल फाइंड दैट यस इट टेंड्स टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी बिकॉज डेट है उसमें काफ़ी.
So that tends Yeah. to reduce the volatility of the portfolio, and ultimately, if these are the are high conviction, good quality ideas in the mid and small cap space, it is a product which is a good transition product for people who are wanting to get from large cap to diversified or large, and people who are trying to get into mid and small cap space. So again, हर product हर किसी के लिए नहीं है, but people who want to take exposure to mid and small cap companies but are afraid of the very high volatility, this is a route to do that. ओके नाउ एट योर फंड हाउस आप ऐसी क्या टेक्निक फॉलो करते हैं मोहित जी, जिसमें लेट्स से कि आपके फंड ने जो है इक्विटी फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या टेक्निक दैट यू फॉलो जिसकी जो आप करते हैं कि कि अगर बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है देन दिस व्हाट वी डू? एंड इवन फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव आप हमें ये बताएं कि अगर एज एन इन्वेस्टर मैंने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी फंड में, और वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? Yes, I think these instances arise with every म्यूचुअल फंड कंपनी की कुछ आपके प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो उसमें see what we do on a regular basis, whether it's performing or not performing, is do an attribution analysis every month. हर स्कीम का होता है जिसमें पता चलता है कि भाई is it the sectoral call that went right or the stock calls that went right, और तो फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो यू बेट टू नो कि भाई अगर आपकी इसमें द सेक्टर में भी परफॉर्मिंग वेल बट हमारी जो चॉइसेस हैं उस एरिया में वो गलत जा रही हैं, हमारी सेक्टोरल चॉइसेस गलत जा रही हैं, कुछ स्टॉक चॉइसेस ठीक जा रही हैं, तो दैट्स द आई वुड से द मैथ बिहाइंड इट. बट ऑन द होल मुझे लगता है कि दिस गिव्स अस गुड इनपुट्स, और कंसिस्टेंटली अगर जाता है तो वी डू काइंड ऑफ असेस विद द फंड मैनेजर कि भाई किस वजह से ये इसका कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, एंड द करेक्टिव एक्शन देयरफॉर इज टू लुक एट what is really performing well, what is likely to do well. But short term phase में अगर आप देखें तो ये चीज़ें आती हैं, और I would think that you basically have your limit and control structure हर स्कीम का जो होता है, हर प्रोडक्ट होता है. उसके अलावा जो हमने आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बताई कि there is a lot of analysis research that goes into picking companies for the investment universe and then badging. तो उसके बाद आई थिंक देयर इज अ सर्टन देन फ्रीडम गिवन टू द फंड मैनेजर की मैनेज इट ट्रू टू लेबल, मेक योर चॉइसेस एंड देन स्टिक टू योर कन्विक्शंस विद इन दैट फ्रेमवर्क. तो मोस्टली अप टिल नाउ इट हैज़ वर्कड वेल, एंड but yes, I mean, I would say that we don't wait for the scheme to underperform. Yeah, this is a continuous process of doing the attribution analysis every month to make sure कि भाई हम लोग the inputs going into building up the portfolio are good. Okay. And Okay. Wonderful. yeah. So just coming towards the end of the conversation, मोहित जी, I think बस एक या दो सवाल हैं जो शायद हमारी conversation को end करने में एक अच्छा ending point रहेंगे. तो सबसे पहले तो जब हम debt funds की बात करते हैं, I do believe कि asset allocation में debt भी एक important हिस्सा होना चाहिए. Of course आपने अपने aggressive hybrid fund के बारे में बात करी जिसमें you have 20 to 35% debt. बट अगर हम इन जनरल देखें कि अगर मुझे अपना 1 करोड़ बनाना है तो क्या उसमें डेट भी होना चाहिए, या आपको लगता है कि उसमें अग्रेसिव जाइए, सिर्फ इक्विटीज या गोल्ड में इन्वेस्ट करिए एंड यू आर सॉर्टेड? व्हाट डू यू थिंक? So everybody has their way to look at it, but मुझे लगता है कि yes, the one important rule that seems to be has, जिसको कहते हैं ना कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, वो ये है कि आप डाइवर्सिफाई करें. और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देयर आर एरियाज लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई मीन 10-year yields on GSEC has really come down significantly. तो दिस हैज एडेड, इससे आपके जो डेट फंड्स हैं उनमें कैपिटल एप्रिसिएशन हुई, राइट. तो अगर आपने नहीं किया होता तो यू वुड हैव मिस्ड इट आउट थिंकिंग कि नहीं अभी इक्विटी में रिटर्न आएगा, इक्विटी में रिटर्न आएगा, तो ये इस साइड आ गया और वहाँ पे आपको शायद कम रिटर्न मिला. तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, बिकॉज ऑन हाइंड साइड यू विल सी द विनर्स, बट प्रिडिक्टिंग द विनर्स इज समथिंग आई थिंक इज एन अनकंट्रोलेबल. ठीक है, तो कंट्रोलेबल इज एसेट एलोकेशन, वो हमें करना चाहिए. और डेट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, इनकम जनरेशन कैपेबिलिटी होती है, एंड आई थिंक सम बिट ऑफ डेट इन योर पोर्टफोलियो प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी. और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि डेट प्रोवाइड्स यू दैट लिक्विडिटी कि कल को आपको लगता है कि हमने वो टैक्टिकल पोर्शन रखा हुआ था, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें रख रही है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, एंड आई वांट टू अवेल दैट. तो दैट इज़ वेयर डेट कम्स इन हैंडी. सो इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग वॉलेटिलिटी,
income generation capability, and thirdly in terms of providing you liquidity when you need it. I think debt funds are very much required in your overall portfolio, right? तो इसमें ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो डेट के साथ आपकी जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है. अब आप 1 करोड़ का गोल सीख करें तो जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आई थिंक इट इज विद लेस speed bumps. So some part of debt I think is important in the portfolio. Okay. So just one last question which we ask all our speakers. I would like to know मोहित जी कि आप पिछले 25 to 30 years से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, probably an investor for a longer duration. So please help us understand कि आपकी जो personal investment journey रही है उसमें आपकी क्या learnings रही हैं, आपने क्या गलतियाँ करी हैं जिससे आपको लगता है कि शायद नहीं करी होती तो बेटर रहता. And how did you reach your first crore? I mean, what were the strategies you followed? So for me, I think yes, there is a lot of learning. Like I said, कि सबसे बड़ी learning तो market में होने के बाद. So in my 28-30 years of work, I think the big learning is कि understanding market is a fantastic place. मतलब ऐसा कोई change नहीं करना चाहता. I would have been in markets even given a second chance. Yes, again this has been to be my work area. So no regrets there. But yes, there are learnings actually in the market. To me, पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था लॉन्ग टर्म 3-5 ईयर्स है, मतलब उसके लिए उसके बाद फिर देखेंगे कुछ और. बट आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर आज मैं स्टार्ट करता तो आई वुड हैव थॉट ऑफ लॉन्ग टर्म एज 25-30 ईयर्स ऑफ सेविंग. तो आई डू से, बट आई एम सेइंग कि दैट पर्सपेक्टिव चेंजेस द वे यू विल लुक एट एसेट एलोकेशन, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. So truly first thing is long term has to be changed from 3-5 years to 15-20-25 years. That is when you will create wealth and significant wealth, I think, given what we talked about. Two, मुझे लगता है कि ये मैंने बीच में भी जिक्र किया कि हम हमेशा जो होता है ना एक नए आइडिया को खोज रहे होते हैं, राइट, नॉट रियलाइजिंग कि 90 रुपीज आउट ऑफ 100 तो हमारा ऑलरेडी जिसमें इन्वेस्टेड है उसके ऊपर तो ध्यान दो. सो डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्शन is extremely important, which is a thing that a lot of people miss out on. I have sometimes missed out on that, and I think that वो भी बहुत important चीज़ है कि drawdowns आपके पोर्टफोलियो में कम हो, ये आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा नए आइडियाज़ तो आते रहेंगे, बट जो है उसको आप ज़रूर देखिए कि भाई वो किस तरह से मूव हो रहा है ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं कि हर रोज़ देखना है, वो तो वॉलेटिलिटी रहेगी, बट in the long term, protecting your drawdowns is going to be important. Third, I would say that मैंने again 3-4 बार जिक्र किया कि one big thing is कि when you come as a young analyst or you start your career in the market, आपको लगता है कि भाई सब कुछ मुझे मालूम है, तो market is a great leveler. तो then you have to never say never is the approach. So like I said कि ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है मार्केट में. And so there is great learning to be had from everyone, each one and every episode or every event or every day that you see in the market. So you have to keep your eyes and ears open, not be very orthodox. And finally, I would say that सुनो सबकी पर करो मन की. मतलब आपको go with your convictions. That I think is the extremely important thing, right? Okay. Yeah. Sure. Wonderful, Mohit ji. Thank you so much. I'm very sure कि ये एपिसोड के बाद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपकी जो भी आपने हमें सीख दी है उसको अगर फॉलो करेंगे तो अपना 1 करोड़ बहुत जल्दी बना पाएंगे. So thank you so much for your time, and this is for the first time that we had you on our show. So thank you so much once again. Thank you, Namrata. Thank you to the Grow team for having me here. I really had a great time. Enjoyed this conversation. All the best to you and everybody there. Yeah. Thank you so much, and we hope we'll get you back again in the near future. But thank you for your time. My pleasure. Take care. Thank you. Yeah. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Mohit. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो आज हमने Mr. Mohit के साथ ये डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर को अगर म्यूचुअल फंड्स के जरिए 1 करोड़ बनाने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने Mr. Mohit से पूछा कि बोला जाता है कि इक्विटी फंड्स आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देते हैं. क्या ये सच है? So Mr. Mohit says कि as per Mr. Warren Buffett, investing is simple but it's not easy. He says कि कंपाउंडिंग होता है जब आपको आपके रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो अलग अलग बिजनेसेस के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. अब ये जो बिजनेसेस होते हैं ये अपने प्रॉफिट्स को अपने बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट करते हैं जिससे बिजनेस में ग्रोथ होती है और उनका शेयर प्राइस बढ़ता है. एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. फिर हमने मिस्टर मोहित के साथ 15-15-15 रूल के बारे में बात किया इन म्यूचुअल फंड्स. तो ही सेज कि जो 15-15-15 रूल होता है वो ये है कि अगर आप 15,000 रुपए का SIP
15 साल के लिए करेंगे एंड अज्यूमिंग आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। बट ही ऑल्सो सेज कि आपको ये 15% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। व्हाट ही सेज कि ये जो बेसिक थंब रूल्स होते हैं ये एक डिसिप्लिन लाते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ही सेज कि आइडियली आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स एक डिसिप्लिन तरीके से लंबे समय के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में करना चाहिए फॉर यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। फिर हमने मिस्टर मोहित के साथ इक्विटी फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के बारे में डिस्कस किया। सो मिस्टर मोहित सेज कि जो इक्विटी इन्वेस्टिंग होती है दैट्स अ ट्रू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं वो हमारे परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं। ही ऑल्सो सेज कि जो SIPs होते हैं वो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। सो ही सेज कि अगर आपने एक SIP 15, 20, 25 साल के लिए की है तो आपको ट्रूली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो दिखाई देगा। ही ऑल्सो सेज कि जो वॉलिटिलिटी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से SIPs के थ्रू कैप्चर हो जाती है टू गिव यू बेटर रिटर्न्स। ही सेज कि जो वॉलिटिलिटी होती है दैट्स एक्चुअली योर फ्रेंड जब आप इक्विटी फंड्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने मिस्टर मोहित के साथ थीमेटिक फंड्स के बारे में बात करी है। मिस्टर मोहित सेज कि जो अगर आपने एक नैरो थीम में इन्वेस्ट किया है तो उसमें जो है आपका फंड का वॉलिटिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो, विच बेसिकली मीन्स कि थीमेटिक फंड में आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो बहुत कम होना चाहिए। ही ऑल्सो सेज कि आप ब्रॉड बेस्ड थीमेटिक फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक फंड्स विच आर ट्रैकिंग अ कंजम्पशन थीम इंस्टेड ऑफ अ नैरो थीम। फिर हमने मिस्टर मोहित से डेट फंड्स के बारे में बात करी एंड वी आस्क्ड हिम कि क्या एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में डेट फंड्स होने चाहिए। तो मिस्टर मोहित सेज कि आइडियली हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए अक्रॉस असेट क्लासेस। तो जो डेट फंड्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पोर्टफोलियो, क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करते हैं एंड एट द सेम टाइम डेट फंड्स जो है हमें लिक्विडिटी भी देते हैं। सो दे आर अ गुड पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। फिर हमने मिस्टर मोहित से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर मोहित सेज की जो इक्विटी मार्केट्स होती हैं वो एक बहुत अच्छी टीचर होती हैं और आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। सो ही सेज कि सबसे पहले जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इज 15 to 25 ईयर्स, वो 3 से 5 साल नहीं होता है। ही ऑल्सो सेज कि आपको अपने डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन पे भी फोकस करना चाहिए। ही सेज मार्केट्स आर अ ग्रेट लेवलर एंड यू शुड नेवर से नेवर। तो हमेशा अपनी आंखें खुली रखिए और अपॉर्चुनिटीज को सीज करिए। दैट्स अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। Thank you so much for watching this video. Please do like it, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.